नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें और उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर जितने मेरे भाई बहन पहली बार हैं, फिर जितने मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो पूरी तरीके से एनसीईआरटी और लूसेंट बेस्ड ये जो है आज का सेशन होने वाला है। एनसीईआरटी और लूसेंट से आज के सेशन में प्रश्नों को लिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रथम पंजाबी अखबार सुधारक किसने निकाला था? तो लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, भाई वीर सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपसे पंजाबी अखबार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि पहला जो पंजाबी अखबार था, ठीक है, जिसका नाम सुधारक था, सुधारक पहला पंजाबी अखबार किसने निकाला है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह है, भाई वीर सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, भाई वीर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाई वीर सिंह जो है इन्होंने पहले पंजाबी अखबार सुधारक को निकाला था, तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, बापू के कदमों में लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं? तो बताइएगा क्या जाएगा। तो बापू के कदमों में के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएंगे। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी की हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इंडिया डिवाइडेड जो है, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है। साथ ही साथ याद रखना है बापू के कदमों में, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हो रहा है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भारत में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो लंदन में हुए थे। ठीक है, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो रहा है। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा आप कहोगे 1931 में हो रहा है। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ ले कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस या फिर महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, तो आप कहोगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था। ठीक है, तो गांधी जी या फिर कहें कांग्रेस ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है तो आप कहोगे 1932 में, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हो रहा है? तो 1932 में हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, दिल्ली सल्तनत में किस वंश के समय में अष्टभुजी मकबरों का निर्माण प्रारंभ हुआ? गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है? बताएंगे। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में किस वंश के शासकों के समय में सबसे पहले अष्टभुजी मकबरों का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो बताइएगा क्या जाएगा। तो गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, लोधी है। चौथे प्रश्न का आंसर करना। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश है जिसके समय में आपको अष्टभुजी मकबरों का निर्माण देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे लोधी वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टभुजी जो मकबरे हैं ये आपको सैयद और लोधी काल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन से? तो सैयद और लोधी काल में आपको अष्टभुजी मकबरों का निर्माण देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, लोधी काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? नेहरू जी का, शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी का, गांधी जी का? बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें विजय घाट किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जो है, ठीक है, गांधी जी? तो देखो गांधी जी की हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो तो राजघाट है। ठीक है, क्या है? तो वो तो राजघाट है। इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे तो इनका जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो वो आप कहोगे शक्ति स्थल है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। विजय घाट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और शास्त्री जी जो हैं इनको मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या करते थे? तो इनको मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता था लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न, छठवें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल हो सकता है? तो अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति जो है, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? ठीक है, अच्छा, महाभियोग का अगर आपसे पूछ ले प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो आप कहोगे आर्टिकल 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग में कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, महाभियोग में सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, चाहे फिर वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 370 ए में ए का संबंध किससे बताएगा? तो संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 370 ए में किसका उल्लेख किया गया? जम्मू कश्मीर का, असम का, नागालैंड का, सिक्किम का बताएगा। तो कौन सा राज्य है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 370 ए में किया गया? सातवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की स्थापना कब हो रही है? तो आप कहेंगे 1963 में नागालैंड की स्थापना कब हो रही है? तो 1963 में हो रही है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? तो आप कहोगे इंग्लिश है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आप कहोगे इंग्लिश है। 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। और नागालैंड में अगर हम लोग बात करें तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 245, 250, 229, 260। क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा जो होता है ये द्वितीय सदन होता है, द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है। तो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा में जो आयु सीमा होगी, सदस्यों के लिए जो आयु सीमा होगी वो कितनी होती है? तो वो आप कहोगे 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आयु सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। मैक्सिमम मेंबर्स की बात हो रही है, मैक्सिमम मेंबर्स होंगे 250। वर्तमान सदस्य संख्या आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 245। तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है। और अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जाए तो आप कहोगे 250 है। और इसमें भी आपको याद रखना है 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य जो हैं वो यूपी से आते हैं। कितने सदस्य? तो आप कहोगे 31 सदस्य आते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं? तो आप कहोगे 16 सदस्य आते हैं। ठीक है, कितने? तो 16 सदस्य बिहार से लोकसभा में आते हैं। और उत्तर प्रदेश अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 सदस्य आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1985 में। तो भारत की प्रस्तावना में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, कितनी बार? तो प्रस्तावना में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक बार, ठीक है, क्या किया गया है? तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और वो संशोधन कौन सा है? संशोधन अगर आपसे पूछ ले कौन सा है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 42वां संशोधन है। ठीक है, कौन सा? तो 42वां संशोधन 1976 अभी तक का एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में किया गया। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? तो आप कहोगे समाजवादी शब्द जोड़ा गया, फिर और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और कौन सा शब्द जोड़ा गया? और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता, तो 3 शब्दों को जोड़ने का काम किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस भाग में बताएगा? तो भाग 10 है, भाग 11 है, भाग 12 है, भाग 14। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे भाग 11 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का कॉफी क्षेत्र किस राज्य में प्रमुख है? बताइएगा। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कॉफी क्षेत्र के रूप में प्रमुख है? ठीक है, तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है? बताइएगा क्या जाएगा। तो कॉफी क्षेत्र के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा राज्य है जो प्रमुख है, तो आप कहोगे कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो कॉफी उत्पादन होती है वो कहाँ पर, तो वो कर्नाटक में होती है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, एवरेस्ट है। अब 4 विकल्प आपको दिए गए और इसी में से आपको चुनाव करना है भारत के सबसे ऊंचे शिखर का। तो नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट क्या हो जाएगा? आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे कंचनजंगा है, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, नंदा देवी की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है या फिर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है या फिर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको हो गया ऑप्शन संख्या सी, तिब्बत में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है और यहाँ से निकलती है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो तिब्बत में अगर हम लोग बात करेंगे तो तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, असम में? बताएंगे क्या जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, असम में है? क्या हो जाएगा? तो कोलेरू झील जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में, कोलेरू, पुलिकट, ठीक है, ये सारी झीलें आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोलेरू झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, ये सब आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कोयला किस प्रकार की खनिज संपदा है? धात्विक ऊर्जा स्रोत है, अधात्विक ऊर्जा स्रोत है, मिश्रित है, उपरोक्त सभी है? क्या जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार का खनिज संपदा है? तो आप कहोगे अधात्विक है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अधात्विक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कोयले की बात करेंगे कैसा है, तो आप कहोगे अधात्विक ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है या फिर कर राजस्व है? तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, या फिर आपसे, ठीक है, आपसे क्या कर ले, भारत की जीडीपी पूछ ले। ठीक है, या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे भारत की जीडीपी पूछ ले, सकल घरेलू उत्पाद पूछ ले। ठीक है, जीडीपी पूछ ले, सकल घरेलू उत्पाद में या फिर भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप कहोगे तृतीय क्षेत्र का है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जीएसटी भारत में कब लागू है? ठीक है, तो जीएसटी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जीएसटी जो है ये क्या है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी क्या है, तो ये आप कहोगे एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको 101वां संशोधन, ठीक है, जो 101वां संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 101वां जो संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2017 से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1961 में, 1965 में, 1985 में या फिर 1991 में? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है? ये आप कहोगे खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है प्रशिक्षित करने के लिए, उनको इस द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। 1961 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1961 में आप कहोगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो रही है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हो रही है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया था, इसकी शुरुआत 1985 में हो रही है। ठीक है, 1991 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कौन से? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है
इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में हो रही है और इसका वर्तमान में नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। और वर्तमान में इस जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आप कहोगे 25 लाख रुपए। ठीक है, कितने, तो 25 लाख रुपए प्रदान किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मूल्य स्तर में गिरावट होना, मूल्य स्तर में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होना, आय में कमी होना। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य किससे होता है? तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है महंगाई से। ठीक है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य किससे होता है? तो आप कहोगे महंगाई से होता है। और महंगाई में क्या होता है? तो आप देखोगे सभी चीजों के जो मूल्य स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य स्तर में वृद्धि होना मुद्रास्फीति है, महंगाई का आना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महंगाई का, चीजों का महंगा हो जाना, मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाना, मुद्रास्फीति। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ है? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यूजीसी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है, यूजीसी की बात हो रही है। तो यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आप कहोगे 1956 में, 1956 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हो रही है। 1956 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हो रही है। साथ ही साथ याद रखिएगा वो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दोनों की स्थापना 1956 में हो रही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रात में पेड़ श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो या फिर हीलियम है। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो रात में जो पेड़ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? तो दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो दिन में ये क्या करते हैं? जो पेड़ होते हैं, दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, ये तो दिन की बात हुई, लेकिन अगर हम लोग रात की बात करेंगे तो रात में इसका ठीक उल्टा होता है। रात में ये क्या करते हैं? तो रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही कारण है कि आपसे कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है रात में पेड़ श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो आप कहोगे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नियासिन किस विटामिन का नाम है? B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो किस विटामिन का नाम, ठीक है, नियासिन है, ये आपसे पूछा रहा है। तो विटामिन B3 है, ठीक है, B5 है, B6 है और B12 है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नियासिन आप कहोगे B3। ठीक है, विटामिन B3 का नाम नियासिन है। B5 की बात करेंगे तो आप कहोगे पेंटोथोनिक अम्ल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है, एसिड जो है, तो ये हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल जो है, ये विटामिन B5 का नाम हो जाएगा। विटामिन B6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन B12 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो साइनोकोबाल्मिन अगर हम लोग बात करेंगे तो साइनोकोबाल्मिन जो है, तो ये विटामिन B12 का नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन होती है, या फिर दहन होती है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिलने के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो मानव शरीर का जो रंग है, जो रक्त होता है, उसका रंग जो है वो लाल होता है। लाल किसके कारण होता है? तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पत्तियों का रंग अगर आपसे हरा पूछा जाए, पत्तियों का रंग, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो आप कहोगे क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है। क्या हो जाएगा? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? क्या हो जाएगा? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कौन सी एक ऐसी धातु है जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है?
अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी एक ऐसी धातु है जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सोडियम। ठीक है, एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, कट किया जा सकता है। ठीक है, आपसे सबसे हल्की धातु पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लिथियम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लिथियम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 2/3। ठीक है, कितने? तो लगभग 2/3 भाग जो है पृथ्वी की सतह का, लगभग 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो कितने प्रतिशत? तो आप कहोगे लगभग 71%। ठीक है, कितने? पृथ्वी पर लगभग 71% हिस्से पर जल है, लगभग 2/3 हिस्से पर जल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, गोबी है, कालाहारी है, अरब है? क्या हो जाएगा भाई? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, या फिर अरब मरुस्थल है? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो मरुस्थल है ये आपको उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा, ठीक है, मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स है, बेरी है, स्कर्वी है, या फिर एनीमिया है? क्या हो जाएगा? तो एनीमिया की अगर लोग बात करें तो इसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको रक्ताल्पता भी कहते हैं, जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की कमी क्यों होती है? तो आप कहोगे आयरन की कमी से। ठीक है, जब लौह तत्वों की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो मानव में, ठीक है, रक्ताल्पता, एनीमिया देखने को मिलता है। स्कर्वी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स अगर हम लोग बात करेंगे, सूखा रोग की बात करेंगे, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से पूछ रहा है तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 2002 है, 2005 है, 2007 है, 2012। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, आरटीआई की बात हो रही है, बताएंगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? आप कहोगे 2005 में। ठीक है, कब? तो 2005 में, 15 जून 2005। ठीक है, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, लागू हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर लागू हुआ था? श्रीहरिकोटा, पोखरण, तारापुर, कुदनकुलम? क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? श्रीहरिकोटा में, पोखरण में, तारापुर में, या फिर, ठीक है, या फिर कुदनकुलम? तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था भाई? तो आप कहोगे 1974 में। ठीक है, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हो रहा है। ठीक है, जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पर? तो जैसलमेर में पहला परमाणु परीक्षण हो रहा है। और इसको नाम क्या दिया गया था? इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1974 में जैसलमेर में पहला परमाणु परीक्षण हो रहा है, इंदिरा जी के समय में। ठीक है, इंदिरा इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, 1974 में। और ये जैसलमेर में ही आपको पोखरण देखने को मिलेगा। तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अशोक का कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें दो भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ग्रीक और आरमाइक। तो भाब्रू है, कांधार है, मास्की है, उद्गोलन है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो द्विभाषी है, जिसमें दो भाषाओं का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कांधार है। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांधार अभिलेख जो है तो ये द्विभाषी, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार की सर्वप्रथम शुरुआत की है? सैन्य सुधार है, मूल्य नियंत्रण है, शराबबंदी है, पुलिस सुधार है? अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आपको याद रखना है, इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो दाग प्रथा, घोड़ों को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अलावा दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला राजा है। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय करने वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला राजा। आपसे पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी
किस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार की बात हो रही है? तो आर्थिक सुधार इसने क्या किया था? तो बाजार व्यवस्था लागू किया था और बाजार व्यवस्था के माध्यम से इसने मूल्य नियंत्रण का काम किया था। ठीक है, बाजार में जो वस्तुएं बिकती थी उनके मूल्य को नियंत्रित करने का काम किया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अकबर का पहला अभियान किसके विरुद्ध था? मेवाड़ है, गुजरात है, मालवा है, गोंडवाना है। तो अकबर का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, अकबर का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ? क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे 1561 में। ठीक है, 1561 में पहला अभियान जो है वो मालवा के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और मालवा का राजा कौन था? तो आप कहोगे बाज बहादुर। ठीक है, कौन था? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बाज बहादुर जो है ये मालवा का राजा था और इसके ऊपर 1561 में अकबर का पहला अभियान हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पाइका विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1817 में, 1815 में, 1828 में, 1831 में। पाइका विद्रोह अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पाइका विद्रोह शुरू हुआ था और इसको भी भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो पाइका विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ये कब हो रहा है? तो आप कहोगे 1817 में, 1817 में उड़ीसा में पाइका विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह या फिर मोरारजी देसाई। तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई है। और मोरारजी देसाई के संदर्भ में आपको याद रखना है ये भारत के पहले, ठीक है क्या है? ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्या है? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? तो आप कहोगे मोरारजी देसाई है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का संबंध किस राज्य से? आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो आप कहोगे फातिमा बीबी है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो आप कहोगे फातिमा बीबी है। इनका संबंध पूछ रहा है किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, केरल से है, कर्नाटक से है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे केरल से है। ठीक है, कहां से? तो केरल से संबंध है फातिमा बीबी का। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा प्रथम सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है लोकप्रिय सदन होता है। तो लोकसभा जो है ये प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। ठीक है, और अस्थायी सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु सीमा पूछे या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा पूछे, दोनों में सेम आंसर होगा, 25 वर्ष होगा। अध्यक्ष के लिए पूछे तो भी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और सदस्य के लिए पूछे तो भी न्यूनतम 25 वर्ष आयु ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों को बताती है? बताएगा। तो अगर हम लोग संविधान में बात करेंगे तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? ठीक है, बताइएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? 5वीं है, 6वीं है, चौथी है, दूसरी है, क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? इस प्रश्न का आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चौथी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चौथी अनुसूची हो जाएगा जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आपात उपबंध किस भाग में? अगर हम लोग आपात उपबंधों की बात करें तो आपात उपबंध जो है ये जर्मनी से लिए गए। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कहोगे जर्मनी से लिए गए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, जब वित्तीय आपात की आपसे बात करेगा, जब आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगा, वित्तीय आपात की बात करेगा, तो आप कहोगे अमेरिका से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए तो आप कहोगे जर्मनी से। अगर आपसे पूछा जाए वित्तीय आपात कहाँ से लिए गए, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से ली गई, तो आप कहोगे अमेरिका से। ठीक है, और आपात उपबंधों का उल्लेख कहाँ पर है? तो आप क्या कहोगे?
तो भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में क्या किया गया है, तो आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संघीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है। क्या हो जाएगा? तो संघीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, जो संघीय मंत्री होते हैं ना, संघीय जो मंत्री होते हैं, इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो संघीय मंत्री होते हैं, इनकी आपसे नियुक्ति पूछा जाए कि नियुक्ति कौन करता है, आपसे पूछा जाए कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये संघीय मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तीनों चीजों के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो तीनों चीजों के संदर्भ में, नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र के संदर्भ में आप कहोगे राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आप कहोगे राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा पूछ रहा है, मतलब राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरा आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे महाराष्ट्र है, और चौथा अगर आपसे क्षेत्रफल से पूछा जाए तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दूसरा आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? गोवा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड है। भारत का पहला जैविक राज्य, अब ये पहला जैविक राज्य है तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण जगह बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? गोवा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड है। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सिक्किम है। दूसरी चीज, सिक्किम के संदर्भ में आपको याद रखना है 35वां संशोधन 1974, ठीक है। 35वां संशोधन 1974 के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संशोधन की बात करेंगे, 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संशोधन 1975 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाते हैं, ठीक है। कौन सा? तो लोसांग उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ सिक्किम में सागा दावा उत्सव मनाते हैं, सागा दावा उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है सिक्किम में भूमचू उत्सव भी मनाते हैं, ठीक है। कौन सा? तो भूमचू उत्सव भी सिक्किम में मनाते हैं। तो ये सारे उत्सव सिक्किम में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम जो है ये भारत का पहला जैविक राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप कहोगे असम में देखने को मिलेगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ है, गैंडा है, हाथी है, भालू है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडों के लिए, ठीक है। काजीरंगा जो है ये असम में है और एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऊटी किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ऊटी ऊटी की बात करेंगे तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है और ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। ऊटी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है और ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे तमिलनाडु में। ऊटी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थान है जो कि आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन है, मिसिसिपी है, यांगसी है। क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग नील नदी की बात करेंगे तो नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की बात करेंगे तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन की हम लोग बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेजन की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। आपसे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो आप कहोगे यांगसी नदी है, ठीक है। यांगसी या फिर कहेंगे यांगटीसी क्यांग हो जाएगा। यांगसी नदी या फिर यांगटीसी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? एसबीआई के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है, आरबीआई के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो भारत में मुद्रा निर्गमन का, मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या जाएगा। भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। किसके पास है? तो आरबीआई के पास मुद्रा निर्गमन, मुद्रा छापने का अधिकार है।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हो रही है? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हो रही है? इस प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो 2014 है, 2015 है, 2016 है, 2018 है, क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 2015 में हो रही है। और नीति आयोग याद रखिएगा कैसा है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कैसा है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग की बात करेंगे तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना और ये ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में बेरोजगारी मापने की प्रणाली क्या है? तो बताइएगा। तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनका मापन कौन करता है? तो NSSO है। ठीक है, CSO है, RBI है, SBI है, क्या हो जाएगा? तो भारत में बेरोजगारी मापने की जो प्रणाली है वो क्या है? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी मापने की प्रणाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। GDP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर नन है, क्या आ जाएगा? तो GDP की बात करेंगे तो आप कहोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, GDP। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षा के आधार पर, आय के आधार पर, उपभोग के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षा के स्तर पर किया जाता है, आय के स्तर पर किया जाता है, उपभोग के स्तर पर किया जाता है, या फिर स्वास्थ्य के स्तर पर। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उपभोग के स्तर पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, उपभोग के स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? बताइएगा। तो मानव के रक्त कोश के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है कहाँ पर चलती है? यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, फेफड़े में। 51वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो मानव के रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है? तो आप कहोगे गुर्दे में होती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। गुर्दा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब आपने देखा होगा, और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? आप कहोगे थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो एडिसन ने क्या किया? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है। और विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? आप कहोगे टंगस्टन का होता है। ठीक है, किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो आप कहोगे टंगस्टन का होता है। इसकी खोज किसने की है? तो एडिसन ने की है। और इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे नाइट्रोजन और आर्गन होती है। ठीक है, कौन सी? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है ये, ठीक है, विद्युत बल्ब में भरी होती है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हृदय की धड़कन किसकी इकाई है? क्या आ जाएगा? तो हृदय की धड़कन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हृदय की जो धड़कन है उसको स्फिग्नो मैनोमीटर से देखते हैं। ठीक है, और और क्या करते हैं? ठीक है, सॉरी, हृदय की धड़कन कह रहा है ना, तो हृदय की जो धड़कन है वो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वो तो स्टेथोस्कोप से, ठीक है, किसी स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुनने का काम किया जाता है। और यहाँ पर जो हृदय की धड़कन होती है प्रति दर के हिसाब से, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दर हो जाएगी। ठीक है, प्रति दर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने की है, मेंडल ने की है, डार्विन ने की है, रदरफोर्ड ने की है, क्या हो जाएगा भाई? तो आपसे पूछ रहा है कि डीएनए की खोज किसने की है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे वाटसन और क्रिक ने किया है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपसे प्रकाश वर्ष पूछा जाए, आपसे प्रकाश वर्ष पूछा जाए, या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे पारसेक पूछा जाए। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहे या फिर पारसेक कहे, दोनों ही दूरी की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप कहोगे दूरी की इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 1946 में। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 1946 में इसकी स्थापना हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिसेफ का? तो आप कहोगे न्यूयॉर्क में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हो रही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सफेदा वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है, बरगद है, यूकेलिप्टस है, देवदार है।
बताएंगे तो इनमें से कौन सा वृक्ष है जो सफेदा के रूप में प्रसिद्ध है? तो पीपल है, बरगद है, यूकेलिप्टस है या फिर देवदार है। चलिए 57वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे यूकेलिप्टस है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो यूकेलिप्टस है, इसको सफेदा भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको याद रखेंगे, इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको पारिस्थितिकी, ठीक है, सफेदा जो है, ठीक है, यूकेलिप्टस को सफेदा भी कहते हैं, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जल का अवशोषण बहुत करता है और जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में जो जल का स्तर हो काफी नीचे चला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से हुई होता है? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 124 है या फिर अनुच्छेद 280 है? बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर आप क्या कहोगे? आप सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज अगर आपसे पूछ ले क्या है, तो आप कहोगे 65 वर्ष की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज क्या है? तो आप कहोगे 65 वर्ष की है, वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचशील समझौता है, ये समझौता कब हो रहा है? तो आप कहोगे 1954 में। ठीक है, कब हो रहा है? तो पंचशील समझौते की हम लोग बात करेंगे तो ये 1954 में हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? नेपाल, चीन, जापान, अमेरिका। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत है और दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच 1954 में पंचशील समझौता हो रहा है? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे चाइना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाइना के साथ 1954 में पंचशील समझौता किया गया था। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो भी आज ही के समय मैंने आप लोगों को कई सारी ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताए हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? क्या आंसर करेंगे? आप कहोगे CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रीगोरियन है, हिजरी है, शक है, विक्रम संवत है? क्या हो जाएगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और भारत सरकार ने इसको स्वीकार कब किया है? तो आप कहोगे 1957 में। भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को स्वीकार किया है। और इसको चलाया किसने था, इसका प्रारंभ किसने करवाया था? तो आप कहोगे कनिष्क ने। ठीक है, कब करवाया था? तो आप कहेंगे 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कराया था और भारत सरकार ने इसको 1957 को स्वीकार किया गया। ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय ध्वज के मध्य में चक्र का रंग कौन सा है? तो अगर हम लोग भारतीय ध्वज तिरंगे की बात करेंगे तो तिरंगे में एक चक्र है और उस चक्र में आपको 24 तीलियां भी देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। तो चक्र है और चक्र में 24 तीलियां हैं और ये जो चक्र है और तीलियां हैं इनका रंग कौन सा है? काला है, सफेद है, नीला है या फिर पीला है? क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे चक्र का रंग नीला है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? अमरदास ने, रामदास ने, गुरु अंगद ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने? 63वें प्रश्न की बात करेंगे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? क्या हो जाएगा? आप कहोगे गुरु रामदास ने। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करेंगे, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास और फास्फोरस है, सिलिका और फास्फोरस है? क्या हो जाएगा बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे सारे मेरे भाई बहन। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो आप कहोगे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, निर्वात में होती है? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सबसे अधिक तो ठोस में होती है। ठीक है, और निर्वात में अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वात में तो गमन ही नहीं करती, निर्वात में तो शून्य होता है। ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है? तो आप कहोगे ठोस में होती है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है भाई?
मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 80 से 120 के बीच में। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 से 120 के बीच में सामान्य रक्तचाप माना जाता है, तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 23 दिन होता है, 14 दिन होता है, 60 दिन होता है, 120 दिन होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है, तो आप कहोगे 120 दिन होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, मसाले के लिए, कॉफी के लिए, चाय के लिए, कोयले के लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दार्जिलिंग सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो ये आप कहोगे पश्चिम बंगाल में, नेपाल की सीमा से लगभग सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये किसके लिए फेमस है, तो आप कहोगे चाय के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे। विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, 16 सितंबर, 10 जुलाई, 20 अगस्त, क्या हो जाएगा, तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 दिसंबर को। ठीक है, क्या करते हैं, तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कालीघाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। किस राज्य से कालीघाट चित्रकला संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर करेंगे, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करें, माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है। तो कालीघाट जो चित्रकला है ये किस राज्य से, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आग्नेयाशय है, यकृत है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, क्या हो जाएगा भाई। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आग्नेयाशय की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आग्नेयाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। ठीक है, आग्नेयाशय की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये अंतःस्रावी का भी काम करती है, साथ ही साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करती है, तो आप कहोगे आग्नेयाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यकृत है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यकृत है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा की एसआई क्या है, तो बताइएगा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, जूल है, वोल्ट है, एम्पियर, ओम है, क्या आ जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे, जूल है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, क्या हो जाएगा, आप कहोगे एम्पियर है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे एम्पियर है। आगे हम बात करेंगे। भूमिदान की शुरुआत किसके काल में हुई, गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, नंद काल में। भूमिदान की शुरुआत किस काल में हुई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखो, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो शुरुआत है वो किसने की है, आप कहोगे सातवाहनों ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। और सातवाहनों के संदर्भ में ही याद रखेंगे, इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलवाए हैं। ठीक है, क्या किया है, तो इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलवाए। तो शीशे के सिक्के चलवाने वाले सातवाहन पहले राजा हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवाहनों के समय में भूमिदान की शुरुआत होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है, ओजोन परत अगर हम लोग बात करें तो ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है। ओजोन परत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे समताप मंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, समताप मंडल ये दूसरा मंडल होता है। सबसे निचला मंडल कौन सा होता है, तो आप कहोगे क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहोगे 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। इसके ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहोगे 18 से 50 किलोमीटर होता है। और इसी समताप मंडल में आपको क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको ओजोन परत भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर मिलती है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, क्या जाएगा, तो आप कहोगे 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी समताप मंडल में। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, प्रदूषण से, मानवाधिकार से, बांध निर्माण से, खेती से। नर्मदा आंदोलन बचाओ आंदोलन जो है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रमुख कौन है, तो आप कहोगे मेधा पाटेकर है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो इसके प्रमुख कौन है, तो आप कहोगे मेधा पाटेकर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो इसकी प्रमुख कौन है, मेधा पाटेकर। और ये किससे, ये बांध निर्माण संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांध निर्माण से संबंधित, ठीक है, आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया। अच्छा, अगर आपसे बोले मानव विकास सूचकांक जो है इसको जारी कौन करता है,
इसको जारी कौन करता है? अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, तो आप कहोगे यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। और इस यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आप कहोगे न्यूयॉर्क में है। देखिए कहाँ पर, तो यूएनडीपी की बात करेंगे, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक है, इसका निर्माण किसने किया? तो आप कहोगे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूबुल हक। ठीक है, महबूबुल हक की बात करेंगे तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। और इस सूचकांक को जारी करने का काम करता है यूएनडीपी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 1965 में, 1965 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड को, पिट्यूटरी को, एड्रिनल को, पीनियल को, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ पर? तो ये आपको पिट्यूटरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर कहें पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि के रूप में, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या आ जाएगा? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे मीथेन है। ठीक है, गोबर गैस की हम लोग बात करेंगे, मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मीथेन है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है बताइएगा? तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे या फिर अपने प्यारे देश में बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? आरबीआई है, सरकार का वित्त मंत्रालय है, संसद है, या फिर नीति आयोग है, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सरकार का वित्त आयोग कौन जारी करता है? तो आप कहोगे सरकार के जो वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को जारी किया था। इकोनॉमिक सर्वे को कौन जारी करता है? तो आप कहोगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है, ग्रीनलैंड है, श्रीलंका है, जापान है, क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ग्रीनलैंड है। ठीक है, अफ्रीका में अगर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, ठीक है, अफ्रीका में अगर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप कहोगे मेडागास्कर है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे मेडागास्कर है। ठीक है, यहाँ पर विश्व में बात हो रही है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? हथियार नियंत्रण से, मुक्त व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से, उपरोक्त सभी से। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पेरिस समझौता किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है पेरिस समझौता। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई बताएगा? ग्रामीण विकास बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का जो पहला, ठीक है, भारत का पहला जो आरआरबी था, रीजनल रूरल बैंक जो था, भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, ठीक है, भारत का पहला जो आरआरबी बैंक था, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, रीजनल रूरल बैंक जो था, ये उत्तर प्रदेश के हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसकी स्थापना हो रही है 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1975 को भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना हो रही है। ठीक है, 1975 में, कहाँ पर? तो मुरादाबाद में। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, या फिर फेफड़े में। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, आरबीसी का जीवन काल अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप कहोगे 120 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। और इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप कहोगे अस्थि मज्जा में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरह चलेंगे। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? अगर हम लोग बात करें तो हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में, क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी हमारी है वो क्या करती है, तो वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन मत कर देना, पूर्व से पश्चिम मत कर देना, गलत हो जाएंगे। पश्चिम से पूर्व में पृथ्वी घूमती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय दंड संहिता कब अधिनियमित हुई है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, अगर हम लोग बात करें आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी का निर्माण कब किया जा रहा है? ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे तो इसे कब अधिनियमित हो रही है? 1860 में, 1857 में, 1872 में, 1885 में, क्या हो जाएगा? तो भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे, इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे तो ये 1860 में इसका निर्माण हो रहा है। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में।
ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया रहा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? नदियों के लिए, और नालिका के लिए, झीलों के लिए, पहाड़ों के लिए। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग चंबल नदी घाटी की बात करेंगे तो चंबल नदी, सबसे पहले तो एक प्रश्न बन जाता है कि जो चंबल नदी है इस पर कौन कौन सी परियोजना आपको देखने को मिलती है। तो 3 परियोजनाएं आपको होंगे। एक तो गांधी सागर है, ठीक है, चंबल नदी पर 3 परियोजना है। एक गांधी सागर है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा आप कहोगे जवाहर सागर है, दूसरा आप कहोगे जवाहर सागर है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे महाराणा प्रताप सागर है। देखिए क्या हो जाएगा, तो महाराणा प्रताप सागर परियोजना है। तो चंबल नदी पर आपको 3 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो चंबल नदी है किसकी, तो ये यमुना की सहायक है। ठीक है, किसकी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और ये चंबल नदी घाटी जो है ये अपने अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संसद का संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो संसद का संयुक्त सत्र अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 108 में, संसद के संयुक्त सत्र की, संयुक्त अधिवेशन की बात अनुच्छेद 108 में की गई है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाने की बात हुई है तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, आरबीआई गवर्नर है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, आरबीआई गवर्नर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, और वही जीएसटी परिषद की अध्यक्षताएं करती हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में पहला स्वतंत्र भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, विलियम बेंटिक है, कर्जन है, कैनिंग है, क्या आ जाएगा। तो कैनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो भारत के क्या थे, ये भारत के पहले वायसराय थे। ये तो भारत के पहले वायसराय थे। कैनिंग की बात करेंगे तो ये भारत के पहले वायसराय हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है, और इनको किस एक्ट से, तो आपको हो गया 1833 के एक्ट से। 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स की हम लोग बात करेंगे तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मंगल का घूर्णन काल क्या है? तो हम लोग बात करें घूर्णन काल का मतलब क्या है? घूर्णन काल का मतलब है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, तो मंगल का जो है एक घूर्णन काल कितने समय का होता है? मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 24 घंटे, 24 घंटे 37 मिनट, क्या आ जाएगा। तो मंगल अपने अक्ष पर एक घूर्णन काल, एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं? क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 घंटे 37 मिनट। मंगल का और पृथ्वी का घूर्णन काल काफी मिलता जुलता है। ठीक है, मंगल का और पृथ्वी का घूर्णन काल जो है तो वो काफी हद तक मिलता जुलता है। तो मंगल का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे 37 मिनट है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल के संदर्भ में आपको याद रखना है, मंगल जो है ये लाल ग्रह के रूप में, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए मंगल लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और मंगल के आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, तो आप कहोगे फोबोस है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो आप कहोगे डिमोस है। ठीक है, तो फोबोस और डिमोस, मंगल के 2 उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रक्त का द्रव भाग कौन सा होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, प्लासेंट होता है, प्रोटीन होते हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो रक्त का द्रव वाला हिस्सा क्या होता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। रक्त का द्रव भाग क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, प्लासेंट होता है, प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त में अगर हम लोग बात करें लगभग 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में रेलवे का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगर आपसे शुरुआत पूछी जाती, रेलवे की शुरुआत आपसे पूछी जाती, तो शुरुआत आप क्या कहते हैं? शुरुआत कहते हैं 1853 में, 1853 से शुरुआत हो रही है डलहौजी के समय से। भारत में रेलवे की जो शुरुआत है वो 1853 से 1853 से डलहौजी के समय में शुरुआत हो रही है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1951 में, 1951 में भारतीय रेलवे का
राष्ट्रीयकरण किया गया, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने की है, आइंस्टाइन ने की है, रदरफोर्ड ने की है, बोहर ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? थॉमसन है, आइंस्टाइन है, रदरफोर्ड है, बोहर है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कर रहा है? तो आप कहोगे थॉमसन है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को, मौर्य काल को, मुगल काल को, ब्रिटिश काल को। क्या हो जाएगा? तो प्राचीन भारत का आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत का गोल्डन एज किसे कहते हैं? आप कहोगे गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। तापमापी में कौन सी धातु उपयोग होती है? पारा है, तांबा है, लोहा है, या फिर सोडियम है। क्या हो जाएगा? तो तापमापी की बात करेंगे। आपको बुखार होता है, तो बुखार को मापने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो, तापमापी का इस्तेमाल करते हो, और उसमें लिक्विड फॉर्म में पारा होती है। ठीक है, पारा एकमात्र धातु है जो आपको प्रकृति में द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला को, मसूरी को, दार्जिलिंग को, नैनीताल को। क्या हो जाएगा? क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी, अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको जानते हैं? शिमला को, मसूरी को, दार्जिलिंग को, नैनीताल को। आप कहोगे मसूरी को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला है, लोहावा सोवा है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या हो जाएगा? 97वें प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहोगे लोहावा सोवा बंदरगाह है, जो कि बंबई में आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, या फिर 26 जनवरी को। क्या जाएगा? तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर की हम लोग बात करेंगे, 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को स्वीकार किया जा रहा है, उसको राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी जा रही है, और यही कारण है कि 14 सितंबर से हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो आप क्या कहोगे? तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो आप कहोगे 14 सितंबर को। काली नदी किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, या फिर गुजरात में। काली नदी किस राज्य में बहती है? क्या हो जाएगा? काली नदी किस राज्य में बहती है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर काली नदी बहती है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए अगर आपसे आयु सीमा पूछी जाए तो आयु सीमा आप कहोगे 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा पूछी जाए आप कहोगे 35 वर्ष है। कार्यकाल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? कार्यकाल आप कहोगे 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आज हम लोगों ने जीके जीएस के फटाफट टॉप 100 क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, और ये प्रश्न जो आज के सेशन में हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनके पूछे आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। ठीक है, तो सेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो इस सेशन में आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।